अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्टेस और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इस टॉपिक को हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग इसे पीपीएससी की नज़र से देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर हैं, जिसे मैं क्रॉस से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये क्रॉस क्या ज़ाहिर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो इन टू द पेपर हैं। ये क्रॉस हो गया। अच्छा, ये क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड हुई जिसे मैं बी से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये जो है ये रीजन है। फ़र्ज़ कर लें अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को विद वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा और इसका जो पाथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज पाथ है। ये किसके लिए है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब की बार हमने पढ़ना किसको है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को है। इसीलिए इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता हूँ विद वेलोसिटी v के साथ। अच्छा, ये चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पहुँचेगा तो इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। बाई राइट हैंड के मुताबिक ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। अच्छा, इसका जो पाथ होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये जब यहाँ से जाएगा ये क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू हो जाता है और उसका पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पाथ एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा जिसे मैं स्मॉल r से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी जिसे मैं v से ज़ाहिर कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसीलिए इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स से आई। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से आएगी। तो मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से आई, वो मैग्नेटिक फोर्स से आई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r और मैग्नेटिक फोर्स का होता है qvb। अच्छा, v से ये एक v इस v से कैंसल, जो r बनेगा, r का फार्मूला वो बनेगा हमारे पास mv डिवाइडेड बाई qb। अच्छा, यहाँ पर जो mv है वो क्या है, वो है मोमेंटम p से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है, जो r है वो रेडियस ऑफ द दिस इलेक्ट्रॉन है, p यहाँ पर क्या है, p है मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स, v का फार्मूला होता है v इजिकल टू r ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई t। t यहाँ पर टाइम पीरियड है। अच्छा, जब इस v की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो बनता है r इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई क्यू बी पहले वाला, और r हमारे पास क्या है, ये v के मुताबिक है, यानी कि r 2 पाई डिवाइडेड बाई t आएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू v की है। अच्छा, r से r कैंसर, t यहाँ पर चला जाए तो बनता है t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये हुआ टाइम पीरियड ऑफ द दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव इन सर्कुलर पाथ। और यहाँ से फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा f इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। अच्छा, इसी फार्मूले से पीपीएससी 2022 में MCQs आ चुका है। वो उसने कहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाए तो बताएं, इसको फ्रिक्वेंसी का नाम दिया था साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। तो उसने पूछा था कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो इसके मुताबिक जब B डबल हो जाए साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी जो है वो भी डबल हो जाएगी। ये इसका आंसर था। ये कहाँ आ चुका है, ये पीपीएससी 2022 में आ चुका है। यही MCQs। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो बताएं विच विल हैव मोर रेडियस।
और टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिस और दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है बता रखा है। तो बताएं किसका रेडियस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, और टाइम पीरियड इनमें से किसका ज़्यादा होगा। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv डिवाइडेड बाई qb। अब देखें तो मोमेंटम उसने कहा है सेम है, ये मोमेंटम क्या हुआ, सेम हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड भी हुई सेम। चार्ज जो होता है Q वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है, तो इसलिए ये चार्ज भी हुआ सेम। अब ये सब चीज़ें हैं सेम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेडियस बनेगा वो भी सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये वाला रेडियस क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2πm डिवाइडेड बाई QB। अब ये सारी Q सेम है और B भी सेम है बता रखा है। अब टाइम पीरियड यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के। मैस जो है प्रोटॉन का ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का कम होता है, इसीलिए जो टाइम पीरियड है प्रोटॉन का वो ग्रेटर होगा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखो स्टूडेंट्स, E और M का फार्मूला हमारे पास होता है V और BR। यहाँ पर V जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस R है, रेडियस B है मैग्नेटिक फील्ड। E और M का एक और फार्मूला भी होता है E और M = 2V डिवाइडेड बाई B² R²। यहाँ पर जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, याद करें। अगर कोई बंदा पूछ ले कि E और M ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है तो आपने बिला झिझक बता देना है कि E और M ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, इसलिए E यानी कि चार्ज हुआ 0, तो इसलिए E और M ऑफ न्यूट्रॉन हुआ 0। MCQs है हमारे पास कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया गया था। अगर हम उस वेलोसिटी को कर दें डबल तो बताएं रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसे r' का नाम दे देता हूं। तो इसका आंसर हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस = mv डिवाइडेड बाई qb के बराबर होता है। अब वेलोसिटी जो है वो हो गई है डबल, तो इसलिए r' = m2v आएगा, यानी कि डबल हो गई, डिवाइडेड बाई qb। अच्छा 2 बाहर आएगा, बनेगा mv डिवाइडेड बाई qb। अब ये जो फार्मूला है ये वाला सारे का सारा v के बराबर है और r के बराबर है, तो r' बना 2r के बराबर है, यानी कि जब वेलोसिटी डबल हो जाए तो रेडियस भी डबल हो जाता है। नेक्स्ट MCQs है कि इफ़ वेलोसिटी डबल हो जाए तो बताएं E और M पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले वाले MCQs में देखा था जब वेलोसिटी डबल हो जाती है यानी कि 2 टाइम हो जाती है, तब जो रेडियस न्यू आता है वो पहले से डबल होता है। अब रेडियस यानी कि डबल हो गया। अब E और M का फार्मूला देखें तो वो होता है V डिवाइडेड बाई BR के बराबर। अब पहले MCQs में देखा था जब वेलोसिटी डबल होती है तो रेडियस भी डबल हो जाता है। B तो वैसे कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो E और M आएगा वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, क्योंकि जितना V बढ़ा उतना ही R बढ़ा। B तो वैसे कांस्टेंट, इसलिए E और M हुआ कांस्टेंट। अच्छा ये वाला जो MCQs कई बार आता है कि E और M ऑफ यानी कि चार्ज टू मैस रेशो ऑफ किसकी ज़्यादा होती है। देखें सर, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोटॉन की होती है और लास्ट में अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो मैस है वो यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है। अब देखें तो मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद होता है मैस ऑफ प्रोटॉन का, और लास्ट होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि सबसे ज़्यादा मैस किसका, अल्फ़ा का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए E और M हुई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, बाद में प्रोटॉन की, और लास्ट में अल्फ़ा पार्टिकल की। अगला टॉपिक है हमारे पास मोटर इफेक्ट। हम जानते हैं कि जब मोटर के बटन को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है मोटर की कॉइल के अंदर, और मोटर की जो कॉइल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगती है। वो इसीलिए रोटेट करने लगती है क्योंकि उस कॉइल के अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है। कब टार्क प्रोड्यूस होता है, जब उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है और उसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं कि टार्क ऑन ए करंट कैरियंग कॉइल। फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और इसे हम लोग रख देते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ पोल होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस कॉइल के अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, और टार्क जो
उस टार्क की वजह से ये जो कॉइल है वो रोटेट करने लगेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, या इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोटर इफेक्ट। करंट की डायरेक्शन कैसे है ये देखें सर, ऊपर से आ रहा है, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। देखिए सर, राइट हैंड के मुताबिक फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। ये डायरेक्शन करंट है नीचे की जानब, फिंगर्स इस जानब है, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मेरी हथेली के नॉर्मल लगेगी, यानी कि आपकी तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स या इस वक्त इस साइड के अंदर ऐसे होंगी बाहर की जानब, ये F1 फोर्स हो गई। जब इस साइड पर देखता हूँ तो करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, देखिए सर ऊपर है ऐसे हैं, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इनटू द पेपर होगी, यानी कि कुछ इस जानब। जब दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तब टार्क प्रोड्यूस होता है। तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ, टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू नियाब काज अल्फा, काज अल्फा। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, ये जो आई है ये करंट है, ये ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अल्फ़ा है वो एंगल है किस किस के दरमियान, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन के प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। अच्छा, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका फार्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी ए काज ऑफ थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल होता है किस किस के दरमियान भला, एंगल है थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया वेक्टर से गुजर रही हैं। तो बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा और टार्क क्या होगा इसमें। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसलिए ये इसका एरिया भी होगा। अगर इसका मैं डायरेक्शन चेक करना चाहता हूँ तो राइट हैंड के मुताबिक इसकी डायरेक्शन होगी आपकी जानब, यानी कि वेक्टर एरिया इसका होगा आपकी जानब। अगर मैं इसे यूं कर देता हूं तो इसका वेक्टर एरिया होगा इस जानब, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ये वेक्टर एरिया किस जानब हुआ, इस डायरेक्शन में। और वो कह रहा है एमसीक्यूज़ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो भी इसी जानब है, तो इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड हुई पैरेलल टू द एरिया, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बना वो बना 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा फाई बी वो हुआ बी ए काज क्या है 0 डिग्री, और बी ए हुआ यहाँ पर, और बी ए यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, बी और ए के दरमियान एंगल 0 डिग्री इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले बताया है जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। जब मैं इस एरिया को ऐसे रखता हूँ तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन जाता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम होता है। अब टार्क की बात करें, टार्क का फार्मूला होता है नियाब काज अल्फ़ा, काज ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा है एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो थीटा था वो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान था, इसीलिए यहाँ पर जो होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। अगर मैं इस एरिया को ऐसे रखता हूँ तो इसे कहेंगे ये जो प्लेन है एरिया की वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस के पड़ी हुई है। अब गौर से देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो भी अलोंग एक्स एक्सिस जा रही हैं, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ जो अल्फ़ा है बिटवीन किस किस के दरमियान, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वो पैरेलल होंगे दोनों के दोनों, यानी कि आपकी बार एंगल हुआ 0 डिग्री। अगर मैं इस एरिया को ऐसे ले जाता हूँ तब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर ऐसे रखता हूँ तो बी और प्लेन के दरमियान एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो इसीलिए जब 0 पुट करता हूँ तो टार्क यहाँ पर आता है मैक्सिमम। लेकिन एमसीक्यूज़ में तो हमें ऐसे दे रखा है कि जो प्लेन है वो ऐसे पड़ी हुई है, क्या है ऐसे पड़ी हुई है, तब बी और एक प्लेन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तब जो टार्क आएगा वो जब अल्फ़ा 90 पुट करें तो टार्क 0 आता है। ये हमारे दो आंसर हुए, पहला ये वाला आंसर और दूसरा ये वाला आंसर। अब यहाँ से दो चीज़ें ज़ाहिर है। पहली चीज़ ये कि जब फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है तब टार्क 0 आता है। अगर कोई भला माने से बंदा पूछ ले कि जब टार्क मैक्सिमम होगा
तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो बिला झिझक बता देना, तब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। ये दोनों यानी कि एक दूसरे के उलट पुलट हैं। ये निमोनिक है यानी कि टोटका है, डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। जब टार्क जीरो हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो तब टार्क मैक्सिमम होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।